बच्चों पिछली क्लास के अंदर अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण ज्ञात की थी। फिर अपन ने बहुत सारे आवेशों के कारण यानी अध्यारोपण का सिद्धांत लगा करके परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। अपन उसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन और कर रहे हैं जो आपने विद्युत बलों के अंतर्गत किए हैं क्वेश्चन, वैसे वैसे अपन और कर रहे हैं। आप इनको समझे अच्छे से, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा यूँ घबराने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल से है ना, थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। वापस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वाली क्लास को एक बार देख लें। उसके हालांकि साथ साथ आपको नोट्स तो बनाने ही है, जो जब आप नोट्स बना देते हो तो उनको पीछे वाले टॉपिक को एक बार आप याद कर लें, पढ़ लें, ठीक है ना। तो अपन देख लेते हैं एक क्वेश्चन। किसी ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर, तीनों शीर्षों पर 3 समान आवेश प्लस क्यू स्थित है। ठीक है, 3 प्लस क्यू आवेश स्थित है। परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। दो जगह परिणामी विद्युत क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है। किसी भुजा के मध्य बिंदु पर दूसरा आपसे पूछा जा रहा है केंद्र पर। तो अपन इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हल। देखो 3 आवेश स्थित है और समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर स्थित है। ये प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, ठीक है। ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु, 3 आवेश स्थित है बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी के ऊपर। वर्ग की ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा है ए। आपको क्या करना है, 2 जगह विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। सबसे पहले तो अपन जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कर रहे हैं। इस फर्स्ट वाले पार्ट में जो आवेश है वो मतलब विद्युत क्षेत्र जो है मैं किसी भुजा के मध्य बिंदु पे निकाल लेता हूँ। ये जो भुजा है BC, इसका जो मध्य बिंदु है D, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। पिछली क्लास के अंदर आपको बताया गया है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उसके निकट कितने आवेश स्थित है उनके कारण होगा। तो बिंदु D पर विद्युत क्षेत्र किसके कारण होगा, कितने आवेश स्थित है। तो यहाँ पे D के चारों ओर 3 आवेश स्थित है, A वाला, B वाला और C वाला आवेश स्थित। 3 आवेश स्थित है तो यहाँ 3 विद्युत क्षेत्र होंगे। एक एक की दिशा देखते हैं अपन। आवेश का विद्युत क्षेत्र जो होता है उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश धनावेश के कारण बाहर और ऋणावेश के कारण अंदर की ओर होता है। तो बिंदु इस प्लस क्यू आवेश के कारण D पर विद्युत क्षेत्र निकालना है मुझे कहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, बिंदु D पर। सबसे पहला भुजा के मध्य बिंदु पे ज्ञात करना है, तो D भुजा का क्या है, मध्य बिंदु, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र। तो ये जो प्लस क्यू आवेश है ये D को क्या करेगा, धक्का देगा। धनावेश हमेशा धक्का देता है, उसका विद्युत क्षेत्र बाहर होता है। तो इसका विद्युत क्षेत्र जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। ए लिख लिया मैंने इसको। सब हम D पे ज्ञात कर रहे हैं तो सब D से निकालने हैं आपको। फिर B का विद्युत क्षेत्र किधर होगा, B का विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा, EB कह देते हैं इसको। और C का विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर की तरफ, इसको अपन कहते हैं EC। 3 विद्युत क्षेत्र है। देखो ये जो पूरी भुजा की लंबाई है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये A है भुजा की लंबाई। तो ये जो दूरी होगी A/2 होगी। कितनी होगी, A/2। और ये भी दूरी कितनी होगी, A/2 आधी होगी, ठीक है। तो अपन एक एक विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। सबसे पहले A के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं अपन। A के कारण D पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को A की बात है तो A के कारण निकाल रहा हूं। तो सूत्र होगा KQ/R²। पता ही आपको KQ और अपॉन में R का यानी दूरी का स्क्वायर करना है। दूरी कौन सी लेनी है भाई, A और D के बीच की, AD का स्क्वायर करना है। लेकिन अब समस्या हमारे सामने है कि ये दूरी होती कितनी, AD। तो देखो आपको ये दिख रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज की ये जो भुजा है इसका मान है A और इसका मान कितना है, A/2। तो साइड में आप निकाल दो इस भुजा का मान। तो आपको ये त्रिभुज दिख रहा है ABD। ये ABD जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण है, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब चाहिए। तो अगर आपको लंब चाहिए तो इसका जो रूट, इसका जो फॉर्मूला होगा, रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर
माइनस आधार का स्क्वायर, ये तो पता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाई है मैंने, आप यूं भी लिख लो भले ही, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये भुजा है कर्ण, इसका मान है ए स्क्वायर, ये आधार है, आधार का मान है a बटा दो का स्क्वायर, और ये लंब जो है ये है AD। इसका ये a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा और ये AD स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर भेज लो और a स्क्वायर में से घटा दो, आप a स्क्वायर में से घटा दो a स्क्वायर बटा 4, और 4 लसा पर ले लो, ये 4 इधर चला जाएगा, 4 a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर गया तो कितना रह गया 3a स्क्वायर। तो इसको जैसे इधर भेज के घटाओगे तो 3a स्क्वायर बटा 4 आ जाएगा AD स्क्वायर का मान। अंत में मुझे AD चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर हटाओगे, इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, 3 के ऊपर वर्गमूल लगेगा तो √3, 4 का वर्गमूल होता है 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा a। यानी देखो सामान्य छठी क्लास में निकालते हैं वैसे ही किया है मैंने, कुछ नहीं है, ये भुजा ज्ञात की है, इसका मान आया √3/2a। ठीक है, √3/2a आया इसका मान। तो मुझे a के कारण जो विद्युत क्षेत्र चाहिए k q, और ये AD भुजा का मान आया है √3/2a का स्क्वायर। स्क्वायर करो भाई, KQ √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 को सीधा ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा 4, ये 4 ऊपर चला गया, ये लो एक विद्युत क्षेत्र आ गया। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ ये वाली चीज़, ये तो आपको निकाल करके दिखाया गया है, आपको डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप कि ये √3/2a होती है। ठीक है, B के कारण D पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा भाई, B के कारण, तो B के कारण D पे निकालना, तो इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र निकालना है इस D बिंदु पे। तो B का विद्युत क्षेत्र D पे कहाँ होगा, बाहर की तरफ ही होगा धनावेश के कारण, K, इस B का आवेश का मान कितना है Q, और दूरी जो है भाई किसके बीच की काम आएगी, B और D के बीच की, तो दूरी का स्क्वायर करना है, BD का स्क्वायर KQ, और ये BD दूरी कितनी है भाई, ये दूरी कितनी है a/2, ये a/2 का स्क्वायर करना है KQ, और स्क्वायर करोगे तो ये a स्क्वायर अपॉन ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इस 4 को ऊपर भेज दो आप, तो मैं 4 को ऊपर भेजूंगा तो ये कितना बन जाएगा 4KQ अपॉन a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब लास्ट एंड फाइनल C का विद्युत क्षेत्र निकालना है, C के कारण D पर विद्युत क्षेत्र, C के कारण D पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा KQ, और इसकी दूरी कितनी है भाई C और D के बीच की, उसका स्क्वायर कर दो CD का स्क्वायर, तो ये तो दूरी सेम वही है a/2 है, और a/2 का स्क्वायर करोगे तो वही a²/4 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, फटाफट लिख ली मैंने, ये दूरी तो नॉर्मल सी बात है। ये दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर है, EB और EC बराबर है। देखो अब आपको चित्र में जाना पड़ेगा, चित्र देखना पड़ेगा। बिंदु D पर 3 विद्युत क्षेत्र लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ठीक है, और एक विद्युत क्षेत्र नीचे लग रहा है। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। आप देखें इस बिंदु D पर कौन कौन से विद्युत क्षेत्र लग रहा है, एक लग रहा है इधर EB, ये EB का तीर ऐसे है, फिर C का विद्युत क्षेत्र इधर है, और एक नीचे लग रहा है EA। अब आप देखो ये जो विद्युत क्षेत्र लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, देख लो विपरीत है, और विपरीत तो है चलो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों बराबर भी है, B और C का विद्युत क्षेत्र बराबर है। तो जब दो विद्युत क्षेत्र विपरीत होते हैं और बराबर होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, निरस्त कर लेते हैं, कैंसिल कर लेंगे, तो हट जाएंगे ये दोनों। जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो पीछे एक ही तो विद्युत क्षेत्र बचा EA, तो EA बचा, इसका मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र भी यही होगा भाई, ये ही अकेला खुद परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ EB व EC एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है। तो ये EA खुद ही परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र, और परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा वो खुद EA ही होगा, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। वो EA खुद ही परिणामी विद्युत क्षेत्र हो गया। तो बहुत सिंपल सा था मेरे ख्याल से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, B पार्ट पूछा था हमें, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, ये +Q आवेश थे,
बिंदु O पर केंद्र पर विद्युत क्षेत्र। तो देखो O पर विद्युत क्षेत्र पूछा है तो इस यहाँ पे A का विद्युत क्षेत्र इधर होगा EA, B का विद्युत क्षेत्र B इसको O को धक्का इधर देगा EB का विद्युत क्षेत्र, और C का विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा EC। ठीक है ना, ये तीनों विद्युत क्षेत्र बराबर होंगे भाई, ये इधर होगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा। तो आप अगर जैसे ये EA इधर है, ये EB इधर है और EC इधर है, आप इन दो का विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो ये इधर की तरफ आएगा परिणामी, यानी इन दोनों को मिला करके मैं अगर जैसे ही एक विद्युत क्षेत्र बना दूंगा तो ये बन जाएगा। ये जो आएगा आपके ये B और C का परिणामी होगा, और एक इधर लग रहा है, आप देखोगे ये दोनों बराबर आएंगे तो ये निरस्त कर देंगे तो कुल विद्युत क्षेत्र खत्म हो जाएगा, शून्य। तो आपको वैसे यूँ डायरेक्ट याद रख लो कि केंद्र, अगर केंद्र के चारों ओर समान आवेश पड़े हो, यानी सममिति हो, एक तरीके की आकृति हो, एक तरीके से आवेश घिरे हुए हो, एक तरीके से वो बिंदु जो है आवेशों से घिरा हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उस बिंदु पर केंद्र पर विद्युत क्षेत्र जो है शून्य होता है। अगर वर्ग के चारों कोनों पे चार बराबर आवेश रख दो, सममिति हो, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो शून्य होगा। अब बच्चों अपन एक और फॉर्मूला देख रहे हैं जो हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं, पर इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा महत्व है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। देखो, अगर विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश स्थित हो और आपको कहा जाएगा उसके ऊपर बल ज्ञात करो, विद्युत क्षेत्र देकर के अगर आपसे बल पूछा जाए तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, पर उससे पहले मैं आपको विद्युत क्षेत्र के प्रकार के बारे में बता देता हूँ। तो बच्चों, जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको अपन जो प्रदर्शित करते हैं, चित्र बनाते हैं, उसका डायग्राम के अंदर अगर अपन विद्युत क्षेत्र को दर्शाना हो तो अपन कुछ रेखाएं खींच करके विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं। इनको कहते हैं विद्युत बल रेखा। हालांकि विद्युत बल रेखा अपन लास्ट में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक धनावेश जो होता है उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखा होती है वो बाहर की तरफ निकलती हुई होती है। ठीक है, ऐसे बाहर निकलता है। धनावेश का विद्युत क्षेत्र आप लोगों को पता है बाहर की तरफ निकलता है। धनावेश जो होता है उसका विद्युत क्षेत्र जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है। ऐसे कैसे ऋणावेश जो होता है उसका विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। आपको ये बताया गया है वैसे कि ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र जो होता है वो अंदर की ओर होता है। इसलिए ऋणावेश के विद्युत क्षेत्र को ऐसे कुछ रेखाएं बना के प्रदर्शित करेंगे जो अंदर की ओर आती हुई होगी, और धनावेश के विद्युत क्षेत्र को भी ऐसे रेखाएं बना के प्रदर्शित करेंगे जो बाहर की ओर निकलती होगी। पर हालांकि इसका अभी कोई महत्व नहीं है, ये सब बाद की बात है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, या दो प्रकार का विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र के प्रकार, तो बच्चों देखो, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है समरूप विद्युत क्षेत्र। ये जो समरूप विद्युत क्षेत्र होता है इसका हर स्थान पे, हर बिंदु पर इसकी दिशा भी एक जैसी होती है और परिमाण भी एक जैसा होता है। प्रत्येक बिंदु पर परिमाण व दिशा समान। ठीक है, और एक होता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप या असमान, इसकी क्या खासियत है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, उसका मान भी अलग होता है और दिशा भी अलग होती है। ठीक है ना, परिमाण व दिशा प्रत्येक बिंदु पर भिन्न भिन्न। ठीक है, अब इसको कैसे समझोगे? जैसे मान लो इस स्थान पे विद्युत क्षेत्र है और इधर मैं इस बिंदु पे मैंने देखा विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, और इसका मान है 10 न्यूटन अपॉन कूलम। फिर मैं किसी और बिंदु पे चला गया, मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही है और इसका मान है 10 न्यूटन अपॉन कूलम। यानी मैं कहीं पर भी चला जाऊँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही है और उसका मान भी हर जगह एक जैसा है। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जो होता है उसको अपन कहते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। चित्र द्वारा समरूप विद्युत क्षेत्र को अगर आपको दर्शाना है तो आपको समांतर बल रेखाएं खींचनी पड़ेगी। कैसे खींचोगे आप समांतर बल रेखाएं? देखो, मैं ये जो ऐसे रेखाएं खींच के बनाऊंगा, ये समांतर रेखा, बराबर दूरी पे जो ये समांतर रेखाएं खींचेंगे ये सब बराबर दूरी पर है। तो समांतर रेखाएं जो होगी बराबर दूरी पर वो समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। यानी हर बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर की ओर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इधर की ओर है। एक होता है असमरूप विद्युत क्षेत्र, उसमें क्या होता है, इधर मान लो दिशा इधर है और मान है 10 न्यूटन अपॉन कूलम। इस बिंदु पे आया तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहीं और होगी और मान लो अलग हो गया 12 न्यूटन अपॉन कूलम। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए कोई फिक्स, कोई निश्चित चित्र नहीं है, मन में आए जैसे ये मैंने बनाया, ये असमरूप विद्युत क्षेत्र है। इसमें बल रेखा है, सबकी दिशा अलग अलग है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी अलग है और बीच में दूरी भी देखो आगे जाकर के अलग हो रही है दूरी। तो ये असमरूप विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक
और विद्युत क्षेत्र के प्रकार में आ जाता है समय पर आश्रित विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। तो उसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता है। एक होता है अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र जो समय के साथ नहीं बदलता है। पर हमारे काम के ये दो प्रकार है, समरूप और असमरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये जो अगला टॉपिक बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर विद्युत क्षेत्र में आप किसी आवेश को रख दो, कोई दूसरा बाहर से आवेश, ये जो विद्युत क्षेत्र है ये इसका नहीं है, इसका क्यू का नहीं है, किसी और का ही विद्युत क्षेत्र है, ये किसी और का विद्युत क्षेत्र है। इसमें आपने इस आवेश क्यू को लाके रख दिया, तो जैसे क्यू आवेश को किसी और के क्षेत्र के अंदर रख दोगे तो उस क्यू आवेश के ऊपर बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र के भीतर बल लगता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने स्टार्टिंग में विद्युत क्षेत्र देखा था। हमने ये देखा था कि एक आवेश क्यू था, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र था, ये पूरा विद्युत क्षेत्र इस क्यू का था और इसमें दूसरा आवेश प्रवेश कर रहा था जिसका नाम था क्यू नॉट। तो इस क्यू ने क्या किया, इस क्यू नॉट पे बल लगाया था, बाहर की ओर लगाया था ना। तो जब भी कोई आवेश किसी अन्य के विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो उस पर बल लगाता है। ऐसे कैसे, ये जो पहले तो ये जो विद्युत क्षेत्र था ये इस क्यू का था, इस क्यू का ही, लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र है ये इस क्यू का नहीं है भाई, ये किसी और का है। तो फिर ये क्यू किसी और के क्षेत्र के अंदर आ गया है, किसी और के क्षेत्र के अंदर घुस गया है। तो किसी और के क्षेत्र के अंदर घुस गया तो ऑब्वियसली इस क्यू के ऊपर जो है बल लगेगा, किसके कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण। तो उस बल का सूत्र क्या होगा, तो मैं ये आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे काम आएगी। तो देखें आप, अपन पिछले क्लास के अंदर अपन बात कर चुके हैं कि ये क्यू आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इसके अंदर एक आवेश को लाके रख दिया क्यू नॉट को। तो ये क्यू क्या करेगा, इस क्यू नॉट पे बाहर की ओर बल लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि इस स्थान पे जो है विद्युत क्षेत्र है। तो आपने विद्युत क्षेत्र का सूत्र पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन क्यू। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था आप लोगों को, ये चलो लिमिट तो हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। और अपॉन में क्यू नॉट था, ये सूत्र हमने लिखा था E अपॉन क्यू, F अपॉन क्यू नॉट, और ये E जो है ये विद्युत क्षेत्र है। देखो ये सूत्र लिखा था, E विद्युत क्षेत्र है, बल लग रहा है क्यू नॉट के ऊपर, और F जो है वो बल है। मैं इसको उधर भेज देता हूँ। तो बल का क्या सूत्र हो गया, बल का सूत्र हो गया क्यू नॉट इंटू E। तो यानी क्यू नॉट आवेश है, उसको E विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ, E किसी और का विद्युत क्षेत्र, क्यू नॉट का नहीं है, तो किसी और विद्युत क्षेत्र में जैसे उस क्यू नॉट आवेश को रखा तो उसके ऊपर बल लगेगा क्यू नॉट इंटू E। अब ये सूत्र याद कर लो आप कि किसी क्यू नॉट आवेश को रखा E विद्युत क्षेत्र में तो उस पर बल का सूत्र होगा क्यू नॉट इंटू E। तो अगर ये मैं इस क्यू पे बल निकालना है तो इस क्यू के ऊपर इस क्यू को इस E विद्युत क्षेत्र में रखा है, ये क्यू जो है ये इसका खुद का विद्युत क्षेत्र है, तो इसके ऊपर तो बल लगेगा नहीं, बल लगेगा इस क्यू नॉट पे क्योंकि प्रवेश ये कर रहा है। वैसे ये जो क्यू है ये अब कोई और क्यू है, ये वाला क्यू नहीं है भाई, ये कोई और क्यू है, ये और क्यू किसी अन्य के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो इस क्यू के ऊपर इस विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। तो पहले तो आपके जो बाहर से आने वाला आवेश था वो क्यू नॉट था, तो इसलिए बल का सूत्र हो गया क्यू नॉट E। अब जो बाहर से आने वाला आवेश है वो क्यू हो गया, तो क्यू हो गया, तो इस क्यू के ऊपर बल कितना होगा, ये है क्यू नॉट पर बल, क्यू नॉट पर बल कहे तो क्यू नॉट E आ जाएगा। और मैं कहूँ क्यू पर बल बताओ, तो बल क्यू पर बताना है तो यहाँ क्यू नॉट की जगह कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा भाई। अगर आपको क्यू पे बल निकालना तो क्यू आ जाएगा। पर इस बात को ध्यान रखें कि ये क्यू नॉट जो है वो किसी और के विद्युत क्षेत्र में है, E इसका क्यू नॉट का नहीं है। वैसे इस क्यू का E विद्युत क्षेत्र नहीं है, E विद्युत क्षेत्र किसी और का है, कहीं और से आ रहा है, विद्युत क्षेत्र कहीं और से आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी आवेश किसी और के विद्युत क्षेत्र में अगर चला जाता है तो उसके ऊपर बल लगेगा ही लगेगा, और उस बल का सूत्र होगा Q इंटू E। तो मैं ये सूत्र आपके सामने एक बार लिख लेता हूँ, फिर मैं इससे रिलेटेड एक दो और चीज़ें बता देता हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में डाल दें। यदि आवेश Q, ये चीज़ लिखनी है आपको, है ना, यदि आवेश Q किसी अन्य विद्युत क्षेत्र E में स्थित हो तो इस पर बल, तो बल कितना लगेगा, ये देखो ये आवेश है भाई, विद्युत क्षेत्र के अंदर पड़ा है, क्यू आवेश, धनावेश है मान लो Q, किसी और विद्युत क्षेत्र में पड़ा है। धनावेश को Q विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो इस पे विद्युत क्षेत्र के अनुदिश बल लगेगा F, इधर की तरफ बल लगेगा। तो इस बल का सूत्र क्या होगा, F बराबर Q इंटू E। ठीक है, अगर ये ऋणावेश हो जाए तो क्या होगा भाई, अगर ये जैसे ये विद्युत क्षेत्र है,
ये ई विद्युत क्षेत्र, और इसमें मैंने ऋणावेश को रख दिया, माइनस क्यू आवेश को रख दिया मैंने, ये माइनस क्यू आवेश है, तो इस पे बल विपरीत लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगेगा, उधर बल लगेगा। ऋणावेश पे विपरीत लगेगा, धनावेश पे अनुदिश लगेगा। ये आपको बताया गया है कि ऋणावेश जो होता है वो अंदर की तरफ बल लगता है ऋणावेश के ऊपर। तो इसके ऊपर बल कितना लगेगा ऋण आवेश के ऊपर, तो इसके ऊपर बल लगेगा माइनस क्यू ई, ठीक है। धनावेश के ऊपर प्लस क्यू ई, ऋणावेश के ऊपर माइनस क्यू ई। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये मैंने सदिश लगाया इसलिए माइनस लगाया। अगर मैं खाली सूत्र यूँ लिखूंगा एफ बराबर क्यू ई, वेक्टर नहीं लगाऊंगा, तो फिर धनावेश हो या ऋणावेश हो आपको माइनस नहीं लगाना सूत्र के अंदर, खाली क्यू ई सामान्य सूत्र लगाना। ये माइनस तब लगेगा जब आप सदिश लगाते हो। सदिश में फिर हमें दिशा का बोध कराना पड़ता है, तो इसलिए हमें धनावेश के लिए तो प्लस आता है सूत्र में और ऋणावेश के लिए माइनस आता है। ये बहुत उपयोगी सूत्र है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात कि बल आ गया तो फिर बल लगेगा तो भाई त्वरण भी लगेगा। तो त्वरण कितना लगेगा, आवेश Q पर विद्युत क्षेत्र में त्वरण। तो देखो बल का जो सूत्र होता है, एक तो सूत्र होता है m है द्रव्यमान इंटू त्वरण, होता ही है। अब मैं सदिश नहीं लगा रहा हूँ, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये तो हमने 11वीं में पढ़ा हुआ सूत्र। और एक होता है भाई Q इंटू E। तो मुझे त्वरण चाहिए, A चाहिए, तो एक का क्या होगा सूत्र, QE अपॉन M होगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, खाली एक छोटा सा सूत्र, सामान्य सा सूत्र बताने के लिए मैं आपको इतना टाइम ले रहा हूँ इसके अंदर। तो इसको समझे बस, F बराबर क्यू ई लगेगा। ई अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर Q आवेश स्थित हो तो त्वरण का सूत्र क्या आ गया है, क्यू ई अपॉन एम। तो बल तो होता है क्यू ई और त्वरण आ गया क्यू ई अपॉन एम। यानी त्वरण जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है और बल जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में जो बल होता है, आवेश पर बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, परंतु त्वरण निर्भर करता है। तो निर्भर करता है, फिर कैसे करता है, ये अपने आप ही हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है। देखो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका त्वरण कम होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है यानी प्रोटॉन है, किसका त्वरण ज़्यादा होगा विद्युत क्षेत्र में। तो सामान्य सी बात है भाई, आवेश चलो अगर दोनों का समान है तो हम द्रव्यमान को देखेंगे, तो द्रव्यमान जिसका कम होगा उसका त्वरण ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है तो उसका त्वरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन समान विद्युत क्षेत्र E में स्थित है। ठीक है, दोनों पर कार्यरत बलों व त्वरण का अनुपात ज्ञात करो, त्वरणों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो है विद्युत क्षेत्र E में स्थित है। देखो ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें प्रोटॉन स्थित है और एक इलेक्ट्रॉन भी स्थित है। देखो इलेक्ट्रॉन का जो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो प्लस ई होता है। क्या होता है, प्लस ई, धनावेश होता है और प्लस ई होता है। इसलिए प्रोटॉन पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, इधर की तरफ लगेगा प्रोटॉन पे। और ऋणावेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस आवेश होता है, इसलिए उस पर विद्युत क्षेत्र इसके विपरीत लगेगा। तो अगर आपको कहते हैं कि भाई दोनों का आवेश यहाँ पे क्यू आवेश जो होता है दोनों का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का आवेश बराबर होता है, ई होता है, परंतु एक का धनावेश होता है और एक का ऋणावेश। तो मैं आपको कहूँ कि भाई प्रोटॉन पर बल बताओ, ये F बराबर सूत्र होता है क्यू ई, होता है क्यू ई। क्यू की जगह तो है आवेश, तो आवेश प्रोटॉन का कितना होता है, ई होता है भाई, धनावेश होता है, और इंटू ई तो है ये विद्युत क्षेत्र। ये कैपिटल ई जो है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये तो है प्रोटॉन पे बल। ऐसे कैसे, मुझे यूं बताओ इलेक्ट्रॉन पर बल बताओ। तो इलेक्ट्रॉन पर बल निकालना सूत्र वापस क्यू ई है, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश भी ई है। अभी माइनस नहीं लगाना है, माइनस तो तब लगता है जब यहाँ मैं सदिश लगाता, मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ। और विद्युत क्षेत्र भी, दोनों का विद्युत क्षेत्र जो है ई विद्युत क्षेत्र में स्थित है, दोनों जो है समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो इलेक्ट्रॉन पर भी बल जो है वो क्यू ई है और इस पर भी ई है, क्योंकि दोनों का आवेश ही समान है, क्यू क्यू। तो इसलिए अनुपात निकालना है तो क्या आएगा बताओ, एफ पी अपॉन एफ ई।
तो दोनों क्यू ई अपॉन क्यू ई करेंगे तो ये तो 1:1 आ गया, 1:1। तो आपको ये याद भी रख लेना है। वैसे 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन में से किस पर अधिक बल लगेगा समान विद्युत क्षेत्र में, दोनों पे बराबर बल लगेगा, क्योंकि दोनों का आवेश बराबर है। बल जो होता है वो केवल आवेश पे निर्भर करता है। ऐसे कैसे त्वरण की बात करते हैं तब ये सूत्र काम आएगा। त्वरण दोनों का बराबर नहीं होगा भाई, क्यों? क्योंकि दोनों का जो है द्रव्यमान बराबर नहीं है। तो मैं त्वरण ज्ञात करता हूँ, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकालते हैं। त्वरण का सूत्र आपको ये बताया गया है क्यू ई अपॉन एम, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटॉन पे निकाल लेते हैं, ए या पी लिख लेता हूँ प्रोटॉन, और सूत्र है भाई क्यू ई बाई एम। तो प्रोटॉन का आवेश ई होता है, कैपिटल ई तो विद्युत क्षेत्र है, और प्रोटॉन के द्रव्यमान को मैं लिख लेता हूँ एम पी। और इलेक्ट्रॉन पर त्वरण बताओ भाई, क्यू ई बाई एम। इलेक्ट्रॉन का आवेश ई लिखेंगे, माइनस नहीं लगाना आपको, माइनस तब लगाना जब तीर लगा दो सदिश, अन्यथा माइनस नहीं लगाना है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी ई होता है, कैपिटल ई है विद्युत क्षेत्र, और एम ई जो है वो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, इसको मैंने एम ई लिख लिया। कई स्टूडेंट देखो कंफ्यूज हो जाते हैं, स्मॉल ई क्या है, कैपिटल ई क्या है, उनको चीज़ों की समझ ही नहीं होती है। खाली वो ऐसे ही देखते रहते तो फिर उनको समझ में कुछ नहीं आता, वो खुद ही जानबूझ के अपने लिए चीज़ों को मुश्किल बना देते हैं। तो जब आपके सामने कोई सूत्र लिखा हुआ है तो उसको समझो तो सही, उसके अंदर कौन सी चीज़ का काम क्या है, क्या उसका उपयोग है, वो है क्या चीज़, किसको प्रदर्शित करती है। भौतिक मतलब फिजिक्स पूरी क्या है, राशियों का खेल ही तो है, राशियाँ है, उनके बीच में संबंध लिख रहे हैं हम। तो ये क्या कर रहे हैं, हम सूत्र तो लिख रहे हैं और सूत्रों में आपस में संबंध निकाल रहे हैं। तो इसलिए सूत्र में कोई चीज़ आती है तो उसको आपको पकड़ना है कि ये क्या है, इसका क्या मान है। जैसे स्मॉल ई आवेश है और कैपिटल ई जो है वो विद्युत क्षेत्र है। अनुपात निकालना है तो भाग दे दो। तो ये तो है ई ई एम पी और ये ई ई एम ई, ये ई कट गया भाई, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर चला गया है एम ई अपॉन एम पी, बस ये आंसर आ गया। किसका त्वरण ज़्यादा होगा, तो जिसका द्रव्यमान कम हो। तो द्रव्यमान कम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, इसलिए त्वरण जो है भाई देखो व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। ऊपर प्रोटॉन का त्वरण ऊपर आ रहा है, द्रव्यमान नीचे आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, इसलिए त्वरण इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे आप अन्य आवेशों के लिए भी निकाल सकते हो। जैसे देखो कुछ कणों के आपको आवेश और द्रव्यमान पता होने चाहिए, बार बार ये चीज़ें आपके सामने आएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, माइनस ही, ठीक है। हालांकि सूत्र में अपन माइनस नहीं रखते हैं, खाली माइनस दिशा में काम आता है। एक होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्लस ही। एक होता है ड्यूट्रॉन या ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम जो है भाई वो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है, 1H2 होता है। तो ड्यूटीरियम का आवेश जो होता है, ड्यूटीरियम की खासियत ये होती है कि इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। एक तो प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। तो इसके अंदर आवेश तो प्रोटॉन के बराबर ही होगा, ठीक है, पर द्रव्यमान इसका डबल होगा, अभी लिखेंगे अपन। और एक होता है अल्फा कण। अल्फा कण का आवेश जो होता है वो डबल होता है प्रोटॉन का, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं नाभिक में। हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो Me सबसे कम होता है, प्रोटॉन का Mp होता है द्रव्यमान, और ड्यूटीरियम का जो है वो दुगना होता है प्रोटॉन का, और अल्फा कण का द्रव्यमान जो है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन का। यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक तो याद होना चाहिए आपको, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/836 टाइम्स होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 kg। ये सूत्र याद रख लो आप। इनका द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन का पता है तो इनका भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये एक बार चीज़ याद कर लो भाई, आवेश क्यू का मान इन कणों के लिए कितना होता है और द्रव्यमान का मान कितना होता है, इसके लिए इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक राशि और हमें जरूरत पड़ सकती है, एक होता है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश, ये विशिष्ट आवेश जो होता है Q/m होता है, Q/m। Q में m का भाग देना, जैसे इसमें इसका भाग दे दो भाई E/m। ये माइनस नहीं लगा रहा हूँ मैं, है ना, माइनस खाली एक बार इसलिए लगाएगा आपको पता चलेगी ऋण आवेशित है। इसके लिए Q/m निकालो तो E/m P आ जाएगा।
इसके लिए बताओ E/2 MP, और इसके लिए बताओ भाई 2E/4 MP। तो ये 2 से 2 कट गया। तो देखो एक बहुत, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर Q/m एक साथ आता है, जैसे त्वरण का जो सूत्र था ना, त्वरण का सूत्र था QE/m, तो त्वरण वास्तव में खाली m पे निर्भर नहीं कर रहा है, Q पे भी कर रहा है। तो त्वरण जो है पूरा Q/m पे निर्भर कर रहा है, विशिष्ट आवेश पे। तो आप यहाँ पे देखो विशिष्ट आवेश जो आ रहा है, इस ड्यूटेरियम का आ रहा है E/2 MP, और इसका भी ये आ रहा है E/2 MP। ये 4 से, ये 2 से 4 कट गया पे, तो दोनों का बराबर आ रहा है। इसका मतलब इस ड्यूटेरियम और अल्फा कण का त्वरण बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि विशिष्ट आवेश बराबर होता है। तो इस Q/m की भी हमें जरूरत पड़ेगी। इस चैप्टर में आगे हम साइक्लोट्रॉन और वहाँ चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने आप लोगों को एक बार बता दिया, अब इसको याद कर लो आप कि किस कण का आवेश कितना होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बल वाला समझ में आ गया। अब मैं एक बार सारांश बता देता हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो देखो एक बार मैं आपको सारांश बता देता हूँ, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ ये दिमाग में डाल दो कि देखो आपको इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर बल ज्ञात करना होता है। कई बार बल की जरूरत पड़ेगी हमें। तो बल ज्ञात करने के लिए आपके सामने, अभी तक हमारे सामने 2 सूत्र आए हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर बल के। तो 2 सूत्र कौन सा आए और हमें दिमाग लगाना है कि मैं कब कौन सा सूत्र लगाऊं। कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। जब भी आपको, देखो ये मैं नोट में है, खाली आपको लिखना भी नहीं है चीज़, खाली आप इस पर नज़र डाल दो बस कि हाँ भाई ये ऐसा हो, तब हमें ये करना है। जब भी आपको 2 आवेश दे दे, 2 आवेशों के मध्य बल ज्ञात करना हो, 2 आवेशों के मध्य बल, ठीक है। जैसे एक आवेश Q1 पड़ा है, नहीं Q2 पड़ा है r दूरी पे, तो आपको बल पूछ ले, परीक्षा में प्रश्न पूछ ले भाई बल निकालो, तो 2 आवेश देते आप दिमाग में सूत्र को याद करने की कोशिश करो, दिमाग में लाओ उस सूत्र को कि कौन सा सूत्र है जो 2 आवेशों के मध्य बल देता है। तो 2 आवेशों के मध्य बल का सूत्र एक ही, कूलाम का नियम, K Q1 Q2/r², ठीक है। पहला सूत्र अभी तक हमने ये पढ़ा बल का। एक दूसरा सूत्र और है जो अभी हमने जस्ट पढ़ा हुआ है, बल का किसी आवेश पे बल। ये भी आवेश पे बल है, पर ये 2 आवेशों के बीच में, इसमें 2 आवेश दिए जाएंगे, पर आवेश एक दे आपको और का एक बल निकालो, तब अवश्य ही आपको श्योर है कि आपको विद्युत क्षेत्र दिया जाएगा। तो एक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल, विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल, F = होता है QE। ये सूत्र अभी जस्ट पढ़ा हमने, QE। तो देखो ये सूत्र कब लेना, जब 2 आवेश दे दे, r दूरी पर स्थित है, दूरी दी जाएगी, सारी चीजें दी जाएगी, तब दिमाग में लाना ये सूत्र काम में लो। और जब कोई दूरी उरी कुछ नहीं दे, कहे कि ये आवेश पड़ा है इतने विद्युत क्षेत्र में, तो E विद्युत क्षेत्र देते ही सीधा दिमाग में सूत्र ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सूत्र अपनी जगह अलग है, मतलब है दोनों एक ही चीज़ है भाई, एक ही सूत्र है दोनों, ठीक है। लेकिन ये और ये जो है रूप अलग है, इनके फॉर्मेट अलग है। तो इसलिए ये तब काम में लेना अपन को जब आपको 2 आवेश दिए जाए, दूरी दी जाए और विद्युत क्षेत्र दिया जाए और उसके अंदर आवेश पड़ा हो, तो सीधा दिमाग में सूत्र लाना QE आवेश का, ठीक है। अब ये चलो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ आपको, फिर अपन इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आगे अपन विद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट खाली इतना सा है कि किसी द्रव की जो बूंद है, विद्युत क्षेत्र में साम्यावस्था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है एक तरीके से। देखो कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बहुत सारे बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अपन आगे प्रश्न इतने कर नहीं पा रहे, अपने पास समय नहीं, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको साथ में। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि एक द्रव की बूंद है, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है, ठीक है। इसमें बहुत सारी स्थितियाँ हो सकती है, देखना। जैसे एक ये द्रव की बूंद है, ये हवा में लटकी हुई है। तो एक द्रव की बूंद जो है हवा में लटकी हुई है, तो ये नीचे गिरेगी। नीचे कोई भी चीज़ क्यों गिरती, क्योंकि उसका भार नीचे होता है। तो इसका भार जो होता है उसका सूत्र होगा mg। अब मुझे इसको गिरने से रोकना है, मुझे इसको गिरने से रोकना है, तो मैंने क्या किया, इसको, इसके ऊपर है ना, ये इसको धनावेश दिया हुआ है। कौन सा आवेश दिया हुआ है, धनावेश, ठीक है, प्लस Q आवेश दिया हुआ है। अब मुझे इसको गिरने से रोकना है, तो मुझे विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई वस्तु को साम्यावस्था करना है तो उसका मतलब उस पर 2 बराबर और विपरीत बल लगने चाहिए। एक बल लग रहा है नीचे, तो दूसरा एक बल और होना चाहिए जो इसको कैंसिल कर दे। ये नीचे लग रहा है तो एक ऊपर की तरफ एक बल होना चाहिए जो इसको कैंसिल कर दे। तो ऊपर की तरफ जो है बल कौन सा होगा, तो विद्युत बल ही होगा। आवेश दिया हुआ है तो विद्युत बल ही इस भार को रोकने का काम करेगा। तो मुझे विद्युत बल ऊपर की तरफ लगाना है। QE वाला जो बल है, विद्युत बल का सूत्र QE होता है ना, ये ऊपर की तरफ लगाना है मुझे।
तो बल ऊपर कब लगेगा? जब मुझे विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा। आवेश है तो आवेश को तो विद्युत क्षेत्र में रखना पड़ेगा। तो धनावेश है, मुझे बल ऊपर लगाना है, तो धनावेश के लिए भाई विद्युत क्षेत्र के अनुदिश बल लगता है, इसलिए मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहाँ लगानी है? ऊपर की तरफ, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ऊपर होगा तभी धनावेश के ऊपर बल ऊपर होगा। तो अगर कोई धनावेशित बूंद है, तो धनावेशित बूंद को अगर आपको विद्युत क्षेत्र में उसको स्थायी साम्य अवस्था में रोकना है, तो विद्युत क्षेत्र उसके भार के विपरीत होना चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए। भार मतलब भार नीचे है तो बल जो है वो विद्युत क्षेत्र जो है ऊपर की तरफ लगना चाहिए। तो पहली बात तो साम्य अवस्था के लिए जो है ये दोनों बल बराबर होने चाहिए, QE बराबर mg, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे मान लो E पूछ लेगा तो Q दे देगा, M दे देगा, G दे देगा। G का मान हमें याद होना चाहिए, 9.8 या 10 ले सकते हो आप। कई बार क्वेश्चन क्या करेगा आपको, QE दे देगा, Q पूछेगा, Q नहीं पूछ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछ सकता है इस बूंद पे, तो Q की जगह इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले तो Q बराबर N ही लिख लेना, आवेश क्वांटीकरण का सूत्र आपको पढ़ाया हुआ है। तो बाकी आगे काम बहुत इजी है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत उसको है ना घुमा सकता है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर कोई बूंद साम्य अवस्था में QE इक्वल टू mg होगा और विद्युत क्षेत्र जो है वो विपरीत लगेगा भार के। कब? जब बूंद के ऊपर कौन सा आवेश है? धनावेश है। अगर यही बूंद ऋणावेशित हो, इसको मैंने -q आवेश दिया हुआ है, भार तो नीचे लगना ही लगना है भाई, भार तो ऊपर लगने का सवाल ही नहीं है, भार तो हमेशा कोई भी चीज़ गुरुत्वीय प्रभाव में नीचे गिरती है। अब देखो ऋणावेश है, ऋणा और बल मुझे लगाना ऊपर, QE वाला जो बल है वो ऊपर लगाना, तभी ये वापस साम्य अवस्था में आएगी। तो विद्युत क्षेत्र अब ऊपर नहीं लगा सकते, आपको विद्युत क्षेत्र नीचे लगाना पड़ेगा भाई। क्यों लगाना पड़ेगा नीचे? क्योंकि ऋणावेश है। मैंने आपको बताया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र नीचे होगा तभी इस ऋणावेश पे विपरीत बल लगेगा, ऊपर लगेगा। ऋण आवेश पे हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगता है। अगर आपने विद्युत क्षेत्र ऊपर लगा दिया गलती से, ऐसे लगाया हुआ ऊपर, इसमें भी ऊपर लगा दिया, तो ये बल ऊपर नहीं लगेगा, तब नीचे लग जाएगा, क्योंकि ऋणावेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के उल्टा दौड़ता है, विपरीत दौड़ता है। ऋणावेश पे आपको स्टार्टिंग बताया गया, अभी आज इसी लेक्चर में बताया हुआ है कि ऋणावेश पे बल हमेशा उल्टा लगता है। तो ये बात ध्यान रखें कि विद्युत क्षेत्र होगा भार के अनुदिश, और भार के अनुदिश विद्युत क्षेत्र भले ही हो पर बल विपरीत लग जाएगा अपने आप ही, और हमें बल विपरीत करना है भार के। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर भी साम्य अवस्था है तो QE बराबर mg होगा, पर इसमें विद्युत क्षेत्र भार के विपरीत, जब बूंद के ऊपर धनावेश हो और विद्युत क्षेत्र जो है भार के अनुदिश। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। आगे अपन हालांकि आगे आएगा, ये अभी तो आया नहीं विद्युत विभव वाला, उसमें E की जगह है ना V/D भी लिख सकते हैं अपन, विद्युत विभव बटा दूरी, लेकिन अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। पर ऐसा कोई क्वेश्चन देख लो आप जिसमें E की जगह विद्युत विभव दे दे और D जो है कोई दूरी दे दे, प्लेटों के बीच की दूरी, तो आप E की जगह V/D भी रख सकते हो, पर अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सूत्र आपको आगे पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। अभी तो आप ये ध्यान रखो, अगर कोई बूंद विद्युत क्षेत्र के अंदर साम्य अवस्था में है तो उस पर ये डेफिनेटली ये सूत्र लगेगा QE बराबर mg। ठीक है, तो देखो ये चीज़ें इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आगे हम चुंबकीय क्षेत्र में भी इसी तरीके के करेंगे क्वेश्चन, तो अभी से समझा हुआ है तो फिर हमारे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं, यहाँ विद्युत क्षेत्र है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर कंप्लीट हुआ आज का। अपन अब आगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे।